हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। जैसे कि हमारा स्टडी बैच चल रहा है, मैं आप सभी को बता दूं, ये बैच उन सभी मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों के लिए यूजफुल है जो किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें स्टैटिक जीके का सिलेबस दे रखा हो। चाहे वो किसी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, ये बैच उन सभी के लिए यूजफुल है जिसमें स्टैटिक जीके का सिलेबस दे रखा है। दोस्तों, अभी हमने जो ये बैच स्टार्ट कर रखा है वो एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के मद्देनजर हमने ये बैच चालू किया है। और आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। बस सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जो स्टैटिक जीके से सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमने पिछला लेक्चर बुक्स एंड ऑथर पे लिया था, तो उसमें हमने बताया था बुक्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्स क्या होते हैं, सीधे बुक्स पूछते हैं या फिर राइटर्स का नाम पूछते हैं कि ये बुक्स किसकी है या फिर इस बुक्स के राइटर कौन है। लेकिन कुछ एग्जाम्स ये होते हैं कि उन बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, या फिर कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि उन बुक्स से संबंधित करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, या फिर कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं उन बुक मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट में से पूछ लेते हैं। तो हमने जो पिछला लेक्चर लिया था, आपको उससे अंदाजा हो गया होगा कि हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो सभी को कवर करते हुए करेंगे। क्योंकि अगर वो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछेगा तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर वो किसी सब्जेक्ट से पूछ रहा है तो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो ये बैच जो स्टार्ट किया है, जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं स्टैटिक जीके को, वो इस प्रकार मतलब बनाए हैं कि उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए वो बाहर ना जाए। आजकल आयोग का भी कुछ अपना अलग ही तरीका है पूछने का। हर साल अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है, यानी कि बिल्कुल एज इट इज नहीं उतारती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सेम टू डिट्टो कॉपी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम चांस रहते हैं कि क्वेश्चन चेंज होकर आएगा। ठीक है, तो हमने ये जो बैच है यूपी पॉलिटेक्निक, एएमयू पॉलिटेक्निक और एमपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए चल रहा है। और हमारी जितनी भी टीम है बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी क्लासेस लेके आ रही हैं और आप सभी को प्रोवाइड कर रही हैं। और बस हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। सभी सोशल मीडिया पे, वो व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, आप उन सभी जगह पे इन वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी जो टीम आपको पढ़ा रही है, जो लेक्चर्स आपके लेक्चर डेली ले रहे हैं, बहुत मेहनत से आपके लेक्चर्स ले रहे हैं। और वो बहुत ही पीछे आप देख ही रहे होंगे कि वो एक लेक्चर्स लेने के लिए उन्हें पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू हो चुकी है। तो आप जल्दी से जितना आप जल्दी से जल्दी जुड़ोगे उतने बढ़िया है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डिस्कशन चालू हो चुका है। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें डिस्कशन चल रहा है। जो जो भी वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। फिर हमारी फैकल्टी आके उसका जवाब देती है कि इसको आप इस अप्रोच से ना करके इससे कीजिए। मुझे पता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसे हर कोई कर लेता है, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं करना होता, हमें उसे बहुत जल्दी तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं आता हूँ आपके आज के लेक्चर पे। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि एएमयू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 10 नंबर की जो स्टैटिक जीके आ रही है उसे मैं खुद कवर करा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला लेक्चर बुक्स एंड ऑथर्स पर ले लिया था, जो कि 2 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि जो मैंने किताबें पढ़ाई हैं उनमें से आ जाएगा, और भी बुक्स हैं उनमें भी से आ सकता है। मैं 1-2 लेक्चर और ले लूँगा इस पर। ठीक है, लेकिन और 2 नंबर की बेसिक जियोग्राफी आती है, जिसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक जियोग्राफी। और जो आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो भारत की नदियाँ होगा। ठीक है, भारत की नदियाँ हमारा आज का टॉपिक रहेगा, और मैं नदियों को विद डायग्राम पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी बिल्कुल लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़नी होती तो आप हमारे चैनल पर क्यों आते। थ्योरी तो किताबों में भी लिखी हुई है, आपको बहुत सी किताबों में मिल जाएगी, लेकिन मैं विद डायग्राम आपको समझाऊंगा। ठीक है, और 2 नंबर की इंडियन पॉलिटी आती है, वो हम आगे आपको प्रोवाइड कराएंगे इसकी क्लास। ठीक है, और 2 नंबर की करंट अफेयर्स, और 1 नंबर का ऑथर्स एंड ऑनर्स, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स 1 नंबर की, ये करंट अफेयर्स के रूप में। ठीक है, इस तरह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ शुरुआत मतलब भारत की नदियाँ शुरू करने से पहले मैं आपको 3 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको एज इट इज रटने या याद करने, ये समझ लीजिए। ठीक है,
उसके बाद भारत की नदियाँ हमारा टॉपिक जो चलने वाला है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप खाली बैठे हैं तो प्लीज़ पेन और कॉपी को ज़बरदस्ती ले लें, क्योंकि आप लिखोगे तभी माइंड में पुट होगा। ठीक है, तो आप लिखने का कष्ट करें और कॉपी और पेन अपना ले लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, जो कि हमारा एशिया महाद्वीप है उसका एक देश है बांग्लादेश, भारत से भी सटा हुआ है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसकी करेंसी जो मुद्रा है वो टका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और जिसकी कैपिटल राजधानी क्या है हमारी, ढाका है, और करेंसी या मुद्रा क्या है उसकी, टका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है स्टैटिक जीके के रूप में भारत की नदियों से कि नहरों का देश का किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, ये भी हमारे एशिया महाद्वीप में है और भारत के पड़ोसी देश के रूप में भारत से इसकी सीमा लगी हुई है, जैसा कि आप इससे परिचित होंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल या फिर राजधानी कहें इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार यही था कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है और पाकिस्तान हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी इस्लामाबाद और मुद्रा रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश हमारे फिनलैंड को कहा जाता है, जो कि एक फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल या कहें राजधानी हेलसिंकी है और इसकी मुद्रा या करेंसी मार्क का है। और अब ये जो हमारा फिनलैंड है यूरो ग्रुप से जुड़ चुका है, तो जब ये यूरो ग्रुप से जुड़ चुका है तो इसने भी करेंसी अपनी क्या अपना ली है, यूरो अपना ली है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा आपके पास ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप टिक कर लेना और मरक्का पर या फिर यूरो पर टिक कर लेना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारत की नदियां। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज का टॉपिक जो कि बेसिक ज्योग्राफी में वो भारत की नदियां लिया है हमने आज टॉपिक, और भारत की नदियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, एक बताया हमने हिमालय की नदियां और दूसरा टोला हमने प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, यानी कि एक तो वो नदियां पढ़ेंगे जो कि हिमालय की नदियों में आएंगी और एक वो नदियां पढ़ेंगे हम जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में आएंगी। ठीक है, जो हमारे भारत का जो पहले जो पोर्शन बना था, इंडिया का जो पहला भाग बना था, वो प्रायद्वीपीय वाला भाग पहले बना था। ठीक है, अभी मैं इसको अभी बताऊंगा डायग्राम के द्वारा, पहले हम इसके टाइप देखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। और प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा बाद में बना था, पहले बना था सॉरी, और बाद में हमारा हिमालय वाला पोर्शन बना था। ठीक है, जो हिमालय की जो नदियां होती हैं वो सदानीर होती हैं। ठीक है, सदानीर का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि उनमें जो है पानी सदैव बहता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि मौसम बरसात का हुआ और बरसात बहुत तेज धुआंधार बरसी और फिर हमारी नदियां बहने लगी, नहीं, उनमें ऐसा नहीं है। वो मौसम बरसात का हो, सर्दी का हो या फिर गर्मियों का हो, किसी भी मौसम में वो सदा नीर है, उनमें सदैव जल बहता रहता है। ठीक है, जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय वाले भाग की जो नदियां हैं वो सदा नीर नहीं होती हैं, वो मौसमी होती हैं। मौसमी मतलब उनमें जो जल है, जल का जो फ्लो है, वो जो जल आता है उनमें वो तभी आता है जब हमारा मौसम बरसाती होता है, यानी कि वो जो है बरसात के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हमारी हिमालय की नदियां हैं वो युवा होती हैं। ठीक है, युवा का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि जवान है या फिर बूढ़ी है, ऐसा नहीं है। युवा का मतलब यहाँ पे उनके फ्लो से, यानी कि कितनी स्पीड से बह रही है, कितनी स्पीड से वो बह रही है, यानी कि चल रही है। जो बहता है ना पानी, फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, कितनी स्पीड से उनका प्रवाह हो रहा है, यानी कि फ्लो हो रहा है, चल रही है, तो वो यहाँ पे युवा का मतलब है। तो जो हमारी हिमालय की जो नदियां हैं उनका जो फ्लो है वो बहुत अधिक होता है कंपेयर करें तो हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, एक तो पहली इनकी कंडीशन ये है कि मौसम में बहती हैं, जब मौसम होगा तब जाके बरसाती तब जाके बहती हैं। ठीक है, और इनका जो फ्लो है इनकी अपेक्षा कम होता है, इनकी अपेक्षा कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रायद्वीपीय भारत में जाके नदी में डुबकी मार लो कि कहो कि इनका तो फ्लो कम है मैं तैर लूंगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों की तुलना हो रही है आपस में इसके अकॉर्डिंग है कि इसका फ्लो ज्यादा है तो इसका फ्लो कम है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी हिमालय की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई नदी
हिमालय से निकली, ठीक है, हिमालय से निकली और चलते चलते बहते 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 वो लास्ट में पहुंचेगी, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगी। जीवाश्म लेके आएगी, कंकड़ पत्थर लेके आएगी, जहां से गुजरेगी वहां की मिट्टी लेके आएगी, छोटे छोटे कण लेके आएगी, ठीक है। उन सभी को वो इकट्ठा कर देगी, जहां वो मतलब जाएगी, मिलेगी, जिस सागर में, जिस खाड़ी में, जिस समुद्र में वो गिरेगी, तो वो उन सभी को जो चीज लेके आई है, उन सभी चीजों को अपने साथ ना ले जाकर गिनना, बल्कि उन्हें वहीं इकट्ठा कर देना है। हमारा डेल्टा कहलाता है। मान लीजिए ये हमारी गंगा मैया हरिद्वार से निकली और हरिद्वार यूपी बहते 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 बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा पहुंची। तो हमारी गंगा मैया जब हरिद्वार से निकली, तो ऐसा नहीं है कि गंगा मैया के लिए आई हरिद्वार से, अपने साथ में ये कुछ जीवाश्म लेके आई होंगी, ठीक है, और पत्थर लेके आई होंगी, कंकड़ लेके आएंगे, धूल मिट्टी के कण लेके आएंगी, ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी है कि, हिंदू धर्म में क्या, हमारे इंडिया में ये प्रचलन भी है कि डेड बॉडी को बहा दिया जाता है नदियों में, ठीक है। तो उन डेड बॉडियों को भी लेके आई होंगी ये, कि कुछ जानवर की डेड बॉडियों को बहा देता है, उनको भी लेके आएंगे, ठीक है। इन्हें रास्ता में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और ये उनको अपने साथ बहाकर लाते रहेंगी। और गंगा मैया गिरने से पहले, ठीक है, इनको एक जगह इकट्ठा करके चले जाएंगी। यहाँ पे वो जितने भी धूल कंकड़ पत्थर जो भी अपने साथ बहा लाई हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा कर देंगी और खुद हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक डेल्टा बना दिया। अगर गंगा मैया मान लीजिए अपने संग जो लेके आई हैं उसे अपने संग ही ले डूबती, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना इकट्ठा करती, तो इस चीज को बोलते हैं हम कि वो एस्चुरिन बना रही हैं। अगर उस मलबे को वो वहां इकट्ठा कर रही हैं, तो उस मलबे को बोलते हैं हम कि वो डेल्टा बना रही हैं। अगर वो मलबे को इकट्ठा नहीं कर रही हैं, अपने साथ ले गए डूब रही हैं, उस चीज को बोलते हैं हम वो एस्चुरिन बना रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डेल्टा क्या चीज है। डेल्टा भैया है कि जो नदी है अपने साथ जो भी मलबा लेके आ रही है, अगर उस मलबा को वहीं इकट्ठा करके जा रही है तब गिर रही है, तो वो डेल्टा बना रही है। यदि वो नदी उस मलबा को अपने साथ भाग के ले जा रही है, तब वो एस्चुरिन बना रही है। तो जो हमारी हिमालय की नदियां हैं बहुत ही बढ़िया नदियां हैं। क्यों नदियां बढ़िया हैं? क्योंकि वो डेल्टा बना के दे रही है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रायः भारत की नदियां बेकार है, उनमें भी कुछ नदियां हमें डेल्टा बनाती हैं और कुछ एस्चुरिन बनाती हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं भारत नक्शा पे। देखो यहाँ भारत के यहाँ पे कोने पे पाकिस्तान लगा हुआ है, यहाँ पर चीन, ये नेपाल और ये हमारा भूटान, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ हमारा बांग्लादेश और ये म्यांमार, ठीक है। अब इसका नाम पहले इसको बर्मा बोलते थे, अब नया नाम इसका म्यांमार, ठीक। ये यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पर है हमारा बंगाल की खाड़ी और यहाँ पड़ता है यहाँ पे हिंद महासागर और ये अरब सागर, ठीक है। जितनी भी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जितनी भी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, वो सभी नदी क्या बनाएंगी, वो डेल्टा बना के देंगी हमें। जो भी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही होगी वो आपको डेल्टा बना के देगी, ठीक है। जितनी भी हमारी नदियां अरब सागर में गिरेंगी, जितनी भी नदियां हमारी अरब सागर में गिरेंगी वो हमें एस्चुरिन बना के देंगी, ठीक है। जितनी भी नदियां हमारी अरब सागर में गिर रही होंगी वो हमें क्या बना के देंगी, एस्चुरिन बना के देंगी, ठीक, ठीक है। और जो भारत का ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। और ये वाला पोर्शन भारत का सबसे पहले बना था, ठीक है। भारत का ये वाला पोर्शन पहले बना था, फिर बाद में बना था हमारा ये वाला पोर्शन, यानी कि प्रायद्वीपीय वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन भारत का पहला बना था। उसके बाद ये वाला भारत का पोर्शन बना था। जब मैं प्लेटो का सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी में, तब बहुत विस्तार से बताऊंगा कि कैसे भारत का निर्माण हुआ था, कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, कैसे महासागरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हिमालय की नदियां, ठीक है। हमने हिमालय की नदियों को आसानी हो जाए, यानी कि हमें पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हमने हिमालय की नदियों को 3 भागों में तोड़ लिया। जैसे कि पहले हमने पूरे भारत की नदियों की बात करी, हम पूरे भारत की नदियों को एक साथ नहीं याद कर सकते, इसलिए हमने भारत की नदियों को 2 भागों में तोड़ा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। अब हम हिमालय की नदियों को उठा के लेकर आए तो उसे भी हमने 3 भागों में डिवाइडेड कर लिया है, जिससे कि हमें पढ़ने में और याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने हिमालय की नदियों को 3 भागों में इस प्रकार से तोड़ा है। एक तो हम पढ़ाएंगे आपको सिंधु नदी तंत्र, जितनी भी सिंधु की साइड नदी होंगी जो सिंधु से मिलके आएंगी, कहाँ से सिंधु का उद्गम हुआ, वो सब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे। दूसरी हमारी गंगा मैया, और पढ़ाएंगे हम गंगा मैया, कहाँ से हमारी गंगा मैया आई और कहाँ पे जाके हमारी गंगा मैया डूबेगी, और कौन कौन सी नदियां हमारी गंगा मैया की सहायक नदियां हैं। तीसरी जो नदी पढ़ाएंगे हम वो पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार हमने हिमालय की नदियों को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आपको पता ही है जो हमारी हिमालय की नदियां होती हैं वो सदानीर होती हैं, उनमें जल सदैव होता है, सदानीर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात,
ये युवा होती हैं। युवा क्यों होती हैं? क्योंकि इनका फ्लो अधिक होता है। ये हमारी कैसी नदियां हैं? युवा नदी है, क्योंकि इनका जो फ्लो है वो कैसा है? अधिक होता है। ठीक है, कंपैरिजन टू प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के। तीसरी बात इसमें ये बताई थी हमने, ये नदियां जो हैं डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये नदियां जो हमारी डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? एस्ट्रोन बनाती हैं। ठीक है, तो तीन बातें हम हिमालय की नदियों से पहले जान चुके हैं कि ये सदानीर होती हैं और युवा होती हैं क्योंकि उनका फ्लो अधिक होता है। ठीक है, और तीसरी बात ये थी कि ये क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो डेल्टा प्लस एस्टुरिन बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। अब जो क्लास होने वाली है बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज तुम्हारे माइंड में सिंधु नदी तंत्र ऐसे फिट हो जाएगा कि दोबारा आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों में बहुत थ्योरी लिख दी है, उसे रट रट के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे समझा दूंगा जितना भी कॉन्सेप्ट है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं, सभी दोस्त हैं, सब में शेयर कर दीजिए। इस सेशन जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट करने से पहले हमें पहुंचना पड़ेगा चाइना में। ठीक है, तो चलते हैं चाइना। ठीक है, तो हम पहुंच गए चाइना। ठीक है, चीन में पहुंच चुके हैं हम, और चीन में एक है हमारा तिब्बत का पठार, सुना होगा आप सभी ने, बहुत फेमस है तिब्बत का पठार। ठीक है, चीन के पास है एक तिब्बत का पठार, और उस तिब्बत के पठार के पास है हमारी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील के पास है एक हमारा राक्षस ताल। ठीक है, 2 टर्म से पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल। ठीक है, राक्षस ताल या राक्षस ताल ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वहां पे उस ताल में राक्षस स्नान करने क्या आया करते थे। मतलब प्राचीन काल में जो राक्षस थे वो उसमें स्नान करने के लिए आते थे, इसलिए इसका नाम राक्षस ताल पड़ गया। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो उस राक्षस ताल के पास, जो मानसरोवर झील के पास जो राक्षस ताल है, वहां पर एक ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर है हमारा बुखरचू ग्लेशियर। उस बुखरचू ग्लेशियर से हमारी सिंधु नदी निकलती है और चाइना में बहना शुरू कर देती है। जब बुखरचू ग्लेशियर से हमारी सिंधु नदी निकली और चाइना में किस नाम से बहती है? सिंगी ख्वाबा। सिंगी ख्वाबा के नाम से ये चाइना में बहना शुरू कर देती है। यानी कि जब चाइना में ये बह रही है बुखरचू ग्लेशियर से निकल के, तो चाइना के लोग इसे सिंधु नदी के नाम से नहीं बल्कि सिंगी ख्वाबा नाम से पुकारते हैं। सिंगी ख्वाबा का अगर अर्थ निकालें इंडिया में, उसका निकलता है शेरमुख। जो बोखरचू ग्लेशियर है उसकी जो आकृति है कुछ शेर के मुंह की तरह है, इसलिए इसका नाम दिया गया शेरमुख। ठीक है, तो सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकल के चाइना के अंदर सिंगी ख्वाबा के नाम से बहती है, और चाइना से बहते 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 पहुंचती है हमारे इंडिया में। इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया में इसका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये बहती है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे जो गहरा गड्ढा है बुर्जी गॉर्ज जो सबसे गहरा गड्ढा है वो सिंधु नदी पर ही बनाती है। ठीक है, सबसे गहरा गड्ढा सिंधु नदी बनाती है बुर्जी गॉर्ज, जिसकी हाइट जो है 5180 यानी कि 5180 मीटर है। ठीक है, और बनाते हुए इंडिया में बहते हुए और ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी जिस पॉइंट पे एंट्री करती है वो पॉइंट है हमारा चिल्लासा एक जगह है पाकिस्तान में, वहां से हमारी सिंधु नदी जो है एंट्री करती है। तो आपने देखा सिंधु नदी जो है बुखरचू ग्लेशियर से निकली और चाइना में सिंगी ख्वाबा के नाम से बही, और फिर इंडिया में प्रवेश किया है, और इंडिया में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में एंट्री करती है चिल्लासा से। तो चिल्लासा में हमारी सिंधु नदी एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी सिंधु नदी एंट्री करेगी। अब देखते हैं हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के, तो जानते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी की जो पहली सहायक नदी है वो हमारी झेलम। ठीक है, झेलम। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें पहली है झेलम। ठीक है, झेलम। दूसरी हमारी चिनाब नदी, दूसरी है चिनाब, और चिनाब नदी आगे चलकर झेलम में मिल जाती है। ठीक है, आगे चलकर चिनाब नदी जो है वो झेलम में मिल जाती है। फिर झेलम और चिनाब आपस में मिलकर बहना स्टार्ट करती हैं, और सिंधु नदी की जो हमारी तीसरी सहायक नदी है वो है रावी। सिंधु नदी की जो तीसरी सहायक नदी है वो रावी नदी है, और ऊपर से आ रही झेलम और चिनाब नदी में रावी नदी जो है मिल जाती है, और ये तीनों बहना फिर स्टार्ट करती हैं। ठीक है, सिंधु नदी की जो चौथी नदी है वो है ब्यास। ठीक है, सिंधु नदी की चौथी नदी हमारी ब्यास है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी है
वो है सतलज। ठीक है, सतलज भी हमारे चाइना से आती है। चाइना में राक्षस ताल से निकलती है हमारी ये सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी चाइना के राक्षस ताल से निकलती है और इंडिया में किस पॉइंट से एंट्री करती है, जो दर्रा है उस दर्रा को बोलते हैं हम सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से ये इंडिया के अंदर एंट्री करती है, यानी कि सतलज नदी राक्षस ताल से निकलते हुए चाइना में बहती हुई फिर इंडिया में प्रवेश करने के लिए सिपकिला दर्रा का यूज करते हुए इंडिया में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये जो दर्रा बनाया मैंने सिपकिला दर्रा बनाया जो कि चाइना और इंडिया बॉर्डर पे है। ठीक है, तो यहाँ से ये एंट्री कर रही है। ठीक है, इंडिया चाइना सीमा पर है सिपकिला दर्रा और वहां से ये एंट्री करती है। और एंट्री करती है हमारी कौन सी नदी है, सतलज नदी, जो कि सिंधु की 5वीं सहायक नदी है। ठीक है, और सिंधु की 5वीं सहायक नदी सतलज आगे बहती है और फिर इस रास्ते में कौन मिल जाती है, सिंधु की 4थी नदी ब्यास। सिंधु की सहायक नदी 4थी ब्यास, और ये दोनों मिलकर बहना शुरू कर देती हैं। वहां से सिंधु की 3 सहायक नदी बहकर आती हैं और यहाँ से हमारी ये सिंधु की 2 सहायक नदी आगे बहती हैं और ये 5 नदी फिर एक जगह मिल जाती हैं। जब 5 नदी एक जगह मिल जाती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम पंचनद। पंच का मतलब 5, नद का मतलब नदी, यानी कि जहां जिस स्थान पर 5 नदियां मिलती हैं उसे बोलते हैं हम पंच नद। ऊपर से 3 नदी आ रही हैं और नीचे से ये 2, ब्यास और सतलज, और 5 जिस स्थान पर मिली है उसे बोलते हैं पंच नद। और ये पंच नद कहाँ पर है, तो ये हमारे पंजाब में है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 5 नदी मिलकर आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान में एंट्री करती हैं। ठीक है, पाकिस्तान में एंट्री करती हैं और अपनी सहायक नदी सिंधु नदी से मिलती हैं। किस स्थान पे मिलती हैं, तो एक जगह पाकिस्तान में मीठन कोट। मीठन कोट पे ये 5 नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, ये 5 नदी यहाँ से बहती हुई आई, पाकिस्तान में एंट्री करी और ऊपर से हमारी सिंधु नदी बहती हुई आ रही है चिल्लासा से पाकिस्तान में एंट्री करके, और ये 5 नदी ये ऊपर से सिंधु नदी जिस स्थान पर मिल रही है उस स्थान को बोलते हैं मीठन कोट। मीठन कोट पाकिस्तान में एक जगह, वहां पर जाके 6 नदी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और फिर ये पूरा तंत्र आगे बहता है और सिंधु नदी पर ही हमारी एक फेमस है जगह पाकिस्तान की कराची पड़ती है, और ये पूरा तंत्र नदी तंत्र जो है सिंधु नदी तंत्र अरब सागर में आके बह जाता है। ठीक है, तो अरब सागर में आके गिरती है हमारी सिंधु नदी तंत्र। इस तरह से सिंधु नदी की 5 नदियां मीठन कोट पे जाके मिल रही हैं और मिलने के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारी सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी सिंधु नदी तंत्र की। इस पर अभी एक करंट में क्वेश्चन उठा था, जब पानी पाकिस्तान और इंडिया के जब संबंध कुछ अटचटपटे हुए थे तब क्वेश्चन आया था कि चिनाब और झेलम का पानी रोकने के लिए। ठीक है, तब कमेंटबाजी हुई थी, तो तब कहा था कि झेलम और चिनाब का पानी हम रोक देंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मैं बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु संधि हुई थी 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु संधि हुई थी 1960 में। ठीक है, इस सिंधु संधि में क्या कहा गया था कि 20% जो जल है सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब का, ठीक है, झेलम और चिनाब का 20% जल भारत यूज करेगा, जबकि 80% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ संधि हुई थी 1960 में, जिसे हम सिंधु संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम झेलम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, फिर चिनाब के बारे में, फिर रवि के बारे में, फिर ब्यास के बारे में, और फिर सतलज नदी के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम झेलम, चिनाब, रावी, सतलज के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, आप सभी सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करोगे तो अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे और फिर यहाँ पे एक माहौल बनेगा। ठीक है, और माहौल बनने पर आप समझ रहे हो कितना अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।